आप सब स्टूडेंट्स की वजह से हम लोग का सर गर्व से ऊंचा होता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए आप हैं, क्योंकि आप ही हमारी पहचान है। गिव यू लाइट व्हेन आई गॉन प्रोग्राम्स होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं उसमें शामिल होना जरूर चाहता हूँ। इसलिए जब मुझे इन्विटेशन दिया गया तो मैंने वार्मली वेलकम। पास हमारे कानों को हिस्ट्री शब्द सुनाई देता है, वर्ड हिस्ट्री, तो हमारे मन में क्या इमेज आता है कि आप जितनी बात कहते हैं वो कहानी है, वो हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, आप नहीं जानते, ये नहीं जानते। उनसे फौरन पूछिए, आपके पास इसका एक शिकायत ये है कि हिस्ट्री गलत लिखी गई, हिस्ट्री लिखी ही नहीं गई, हिस्ट्री में भेदभाव किया गया। टॉपिक पे भगवान बिरसा मुंडा पे इंटेलेक्चुअली इनोवेटिव प्रिंसिपल विनाश सर, माय स्टूडेंट गौरव एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट्स की वजह से हम लोग का सर गर्व से ऊंचा होता है, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आप हैं, क्योंकि आप ही हमारी पहचान है। टीचर्स क्या पढ़ाते हैं उसका एक्सप्रेशन बच्चों से होता है, ना कि कहने से। कहावत है कि इत्र खुद खुशबू देता है, ना कि इत्र बेचने वाला तार कहे, तो वो आप हैं बेस्ट एग्जाम्पल। ऐसे प्रोग्राम के लिए मैं एक कोटेशन से अपनी बात शुरू करता हूँ कि जब सूरज डूबने लगता है तो दुनिया के प्रति एक चैलेंज पेश करता है कि मैं जब चला जाऊँगा, हु विल गिव यू लाइट व्हेन आई गॉन। तो छोटे छोटे दिया चिराग वो इस चैलेंज को कबूल करते हैं, कहते हैं आई विल गिव लाइट व्हेन यू आर गॉन। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम अंधकार में एक तरह का प्रकाश है, लाइट है। ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं उसमें शामिल होना ज़रूर चाहता हूँ। इसलिए जब मुझे इनविटेशन दिया गया तो मैंने वार्मली वेलकम किया। अब मैं इस प्रश्न के साथ शुरू करूँ, बच्चों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब भी हमारे पास हमारे कानों को हिस्ट्री शब्द सुनाई देता है, वर्ड हिस्ट्री, तो हमारे मन में क्या इमेज जाता है हिस्ट्री का? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि किसी राजा महाराजा की कहानी होगी, यही इमेज जाता है ना? जरा बोले आप लोग इन्वॉल्व हो तब मजा आएगा। राजा महाराजा की कहानी हो, है ना? नहीं, हिस्ट्री ये नहीं है। पहले इस कॉन्सेप्ट को चेंज करिए। देखिए, मैं इसको पहले डिफाइन करता हूँ कि दुनिया में जो भी घटना घटती है, इवेंट्स होते हैं, इनमें से सारे फैक्ट्स याद नहीं रखे जा सकते। जैसे आप यहाँ पर है, मैं यहाँ आया हूँ, ये एक फैक्ट है, लेकिन सारे फैक्ट्स याद नहीं रख सकते हैं। कुछ फैक्ट्स याद रखे जा सकते हैं, उसे हिस्ट्री की लैंग्वेज में नोएबल फैक्ट्स कहते हैं। उस नोएबल फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को इम्प्रेस करता है, चेंज करता है, रेवोल्यूशनाइज कर देता है, बदल देता है, उसको प्रभावित करता है। ऐसे फैक्ट्स को हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे फैक्ट्स को। जैसे यहाँ अगर सीएम आ जाएं और इसमें बहुत सारी पॉलिसी को चेंज करके चले जाएं, तो दैट विल बी द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट्स को जब हिस्टोरियन जहाँ भी मौजूद है, नेशनल आर्काइव में है, अलग अलग जगह पे है, चूंकि पास्ट की बात है, उन सबको जब हिस्टोरियन जमा करते हैं, जमा करने के बाद उसको हिस्टोरियोग्राफी के मेथड से, क्या कहलाता है? हिस्टोरियोग्राफी का मेथड, हिस्ट्री लेखन विधि के मेथड से जब वो लिख करके पेश कर देते हैं बुक के फॉर्म में, देन इट इज कॉल्ड हिस्ट्री। जो हिस्टोरियन ने लिख दिया वही हिस्ट्री है। जो हिस्टोरियन ने नहीं लिखा वो हिस्ट्री नहीं, स्टोरी है। स्टोरी, हिस्टोरी और स्टोरी में बस एच आई का फर्क है। तो इसलिए हिस्ट्री में हिस्टोरियोग्राफी का मेथड यानी एविडेंस की जरूरत पड़ती है। बिना एविडेंस के आप जितनी बात कहते हैं वो कहानी है, वो हिस्ट्री नहीं है। उसको हम हिस्ट्री में नहीं रखते। अच्छी अच्छी कहानियां लोग सुनाते हैं और कहते हैं कि ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, ये आप नहीं जानते, ये नहीं जानते। उनसे फौरन पूछिए आपके पास इसका एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है, किस सोर्स के बेस पर आप ऐसा कह रहे हैं। अगर वो सोर्स नहीं बताते हैं, सच भी है, तो कहिए वो हिस्ट्री नहीं है। और डायरेक्ट आप सोर्स तक नहीं पहुंच सकते तो हिस्टोरियन को कोट करिए कि हिस्टोरियन ने फलाना किताब में फला पेज पर इसको कोट किया है। अदरवाइज इट विल बी ए सिंपल स्टोरी, नथिंग एल्स। हमारे जो मंच पर राजनेता नाराज होते हैं कि ये गलत हिस्ट्री बता रहा है, नहीं, वो हिस्ट्री है ही नहीं, तो उसमें नाराज होने की क्या बात है? आप खुश होइए कि स्टोरी बता रहे हैं। समझ रहे? अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे, भगवान बिरसा मुंडा पे। यहाँ पर अभी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में छोटी सी एक बात हुई थी, उसको मैं फिर कंटिन्यू करूंगा यहाँ, कि एक शिकायत यह है कि हिस्ट्री गलत लिखी गई, हिस्ट्री लिखी ही नहीं गई, हिस्ट्री में भेदभाव किया गया। तो उसको थोड़ा समझिए आप लोग, कहीं भेदभाव नहीं हुआ। हिस्ट्री जब लिखी जा रही थी तो हिस्ट्री ऊपर से, हिस्ट्री फ्रॉम एबव लिखी जाती थी। किंग्स, उसकी पॉलिसीज और उस पॉलिसी से जो प्रभावित होते थे वो चीज़ें, दैट इज इम्पैक्ट कहिए। हिस्ट्री में कॉज, फैक्ट्स एंड उसका रिजल्ट,
निष्कर्ष लिख होना ज़रूरी है, तब हिस्ट्री है, तब वो स्टोरी नहीं है। तो उसको हम लिखते थे। इसको लिखने का ये हुआ कि जब ब्रिटिश यहाँ आए तो ब्रिटिश ने अपने शासन को, अपने रूल को लीगल बनाने के लिए, वैलिड बनाने के लिए पिछले पीरियड्स का, एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड को अपने तरह से आधे फैक्ट्स को जमा किया अपने अनुसार। जैसे एक बड़ा नाम है मेडिवल का, इलियट एंड डाउसन, एंशियंट का मैक्स मुलर। ये दो लोगों का मैं नाम केवल यहाँ दे रहा हूँ। ये दो लोगों ने एंशियंट और मेडिवल को कवर किया और उसमें अपने मन पसंद का फैक्ट्स भी है, सोर्स से लिया, उसको अपने मन पसंद का फैक्ट्स ले लिया और लेने के बाद उसके अनुसार हिस्ट्री लिखी और ये प्रूफ किया कि पिछले ज़माने में भी, एंशियंट पीरियड में भी, मेडिवल पीरियड में भी जनता पर ओनली जुल्म हुआ है, केवल जुल्म हुआ है। हम जो हुकूमत कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, उससे बढ़िया कर रहे हैं, आपको हम बढ़िया व्यवस्था दे रहे हैं। जस्टिफाई करने के लिए इसको कहा गया इंपीरियलिस्ट स्कूल। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कैसे, क्यों किया? क्योंकि इंपीरियल कॉलोनियल रूल जो था, जो मॉडर्न पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड, उसको जस्टिफाई करने के लिए। उसी तरह कहा कि एंशियंट पीरियड में आप कास्ट में डिवाइडेड थे और अपर कास्ट के लोग आपके साथ जुल्म करते थे, तो उससे तो हम कम ही जुल्म कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी दे रहे हैं। डेमोक्रेसी का नतीजा है कि आप बराबरी पा रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडियंस को एक कैटेगरी में डाल दिया। उनके लिए ना कोई ब्राह्मण था और न शूद्र, उनके लिए ना कोई मुस्लिम था न हिंदू, उनके लिए सब्जेक्ट थे वो, और एक्सप्लॉइट करने का आइटम, उनको समझाने का आइटम, कि उनको हम समझा दें कि देखो हम तुमको बढ़िया हुकूमत देते हैं। इसका जवाब दादा भाई नेहरू जी ने दिया था अपनी किताब ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनकी किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश जो गैर ब्रिटिश है, यानी ब्रिटिश का जो नेचर था वो ह्यूमनिज्म का था, उसके खिलाफ उन्होंने रूल किया। और कैसे आपने हमें शांति दिया, जैसे हमें स्ट्रेचर पर आपने लेटा दिया, वेन फ्लैम लगा करके मेरा पूरा ब्लड ले लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और आप हमको शांति दिए। प्योर फॉर्म में यही शांति दिया था ब्रिटिश ने। मेरी बात समझ में आ रही है कि शांति तो दिया, मुझे चूस के दिया, मुझे पता भी नहीं चलने दिया। इसमें फिर इसका जवाब के लिए नेशनलिस्ट स्कूल, राष्ट्रवादी स्कूल ने लिखी किताब है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम पहले भी अच्छे थे। फिर कॉम्युनलिस्ट स्कूल आया, उसने इसी इलियट एंड डाउसन से किताब मटेरियल निकाला और कॉम्युनल हिस्ट्री लिखी। फिर मार्क्सिस्ट आए, वो सबको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। फिर सबल्टर्न आए, उन्होंने रियाया की हिस्ट्री लिखी, सब्जेक्ट की हिस्ट्री लिखी। यानी हिस्ट्री इतने ही में बट के रह गई। होना यह चाहिए था हिस्ट्री फ्रॉम बिलो लिखते और मैक्रो से माइक्रो हिस्ट्री लिखते, माइक्रो लिखते तो एक्सटेंड होता। जैसे इंडिया की 23% आबादी एसटी की है, शेड्यूल्ड ट्राइब की है, जंगल में लोग रहते हैं और उस जंगल में उनका जीवन है, जंगल उनका घर है, जंगल के मिनरल्स उनकी पूंजी है, जंगल की लकड़ी उनका साधन है जीवन का, वहाँ रहते हैं, उनकी हिस्ट्री नहीं लिखी गई। इसका ये मतलब नहीं है कि छांटा गया, एक्सटेंड नहीं हो सका, वर्क नहीं हो रहा, रिसर्च आगे नहीं बढ़ा, ये है। तो लोग जो शिकायत करते हैं कि हिस्ट्री ऐसे नहीं लिखी गई, वैसे नहीं लिखी गई, सब अधूरी शिकायत है। अभी बहुत मौका है कि आप ट्राइबल हिस्ट्री पर काम करिए, आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पे काम करिए, उन रीजन्स पे काम करिए जो अनटच्ड है। इसमें बड़ा अनटच्ड विषय टॉपिक ये है। अब हम आते हैं बिरसा मुंडा पर। ये बैकग्राउंड आप हिस्ट्री का समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है बच्चों समझ गए होंगे। चलो अब आते हैं हम जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को है। क्यों है? क्योंकि इसी दिन महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 150 साल हुए हैं, 150 साल मनाया जा रहा है। तो इससे तुम गेस करो कि 25 साल की आयु में वो उनका देहांत हो गया था, मात्र 25 साल। अगर 150वां साल आज मनाया जा रहा है तो कब उनका जन्म हुआ होगा? 1875, एग्जैक्टली, डेफिनेटली 25 से 2025, 1875 में उनका जन्म हुआ। और वो मशहूर किस लिए थे? उनमें कई क्वालिटी थी। पहली क्वालिटी थी ह्यूमनिज्म की, मानववादी की। ट्राइबल्स कॉन्फेडरेसी बहुत स्ट्रांग होता है, भाईचारा वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। उस भाईचारा के दर्द को समझ करके, उस जमाने में 2 बीमारियां बहुत होती थी, चेचक और कॉलरा, और कुपोषण के शिकार तो थे ही। तो उसके लिए उन्होंने डॉक्टरी शुरू किया, जंगली बूटियों से। तो उन्होंने डॉक्टरी किया और अच्छे डॉक्टर हो गए।
इतने अच्छे डॉक्टर हो गए कि उनके बारे में ये मशहूर हो गया कि वो छू देते हैं तो आदमी जिंदा बच जाता है। उनके अंदर मसीहाई आ गई। कैसे आई मसीहाई? ये एक पूरा एक सिंबॉलिक है कि एक ईसा मसीह थे, वो छू देते थे तो इंसान जिंदा हो जाता था। इसलिए वो डॉक्टर से भगवान हो गए। भगवान होने की एक प्रक्रिया भी उनके साथ हुई कि एक बार तो वो जंगल में जा रहे थे तो बिजली गिर गई उन पर, आसमानी बिजली, और गोरे रंग के थे, काले हो गए। अक्सर बिजली गिर जाती है, उसमें कोई जल जाता है, कोई बच जाता है, वो बच गए। उसके बाद उनके पास बहुत ऊर्जा आ गई, तो कहा गया कि ये इनके पास भगवान की शक्ति आ गई, इसीलिए उनको उस दिन से भगवान बिरसा मुंडा कहा गया। पहले वो डॉक्टर बने, बीच में वो जब अपनी जमीनों के लिए लड़े तो आबा धरती कहलाए, फिर वीर बिरसा कहलाए, फिर भगवान बिरसा कहलाए। 4 स्टेज में उनका विकास होता है। तो इन तमाम विकास का वो क्षेत्र कौन सा था, उस क्षेत्र पे बात करिए। देखिए, छोटा नागपुर झारखंड में एक जगह है। झारखंड एक उत्तराखंड, हाँ यस, उत्तराखंड। इस को जो बना तो वो झारखंड का मतलब ही समझ लीजिए जंगली। ये 2% छोटा नागपुर का एरिया है पूरे इंडिया के भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया का। इस 2% में 30% इंडिया का खनिज मिनरल्स पाया जाता है। 30%। आप इमेजिन करिए, जहां इतने छोटे क्षेत्र में 30% इंडिया का खनिज पाया जाता हो, वहां उस क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी। आपके यहाँ धान चावल की खेती होती है तब भी जमीन की कीमत है, जहां सोना उगल रहा हो उसकी कीमत क्या होगी। ब्रिटिश पीरियड से ही वहां शुरू हो गया, वहां का मिनरल्स की खुदाई शुरू हो गई। अब ये जब खुदाई होगी तो क्या होगा, वहां से जनजातियों को हटाया जाएगा, जनजातियों को निकाला जाएगा, उनके पेड़ काटे जाएंगे, उनके घर हटाए जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, अपनी जान देंगे। तो इस तरह से ये जान देने वाले में एक नारा था उनका कि उल गुलान, जैसे हमारे यहाँ इनकलाब का नारा होता है, सेम चीज है उल गलान। जैसे हम लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, तो वो उल गलान का नारा लगाते थे, 3 बार बोलते थे उल गलान उल गलान। ये हमारी धरती है, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, उल गलान उल गलान उल गलान, ये नारा देते थे। क्यों दे रहे थे नारा? इसलिए कि उन्हें पता था कि हमारी धरती से हमें बाहर कर देंगे तो हम सिविलाइज्ड लाइफ में नहीं जी पाएंगे। अमेरिका में जब ब्रिटिश लोग जाने लगे तो उन्होंने क्या किया कि वहां के लोगों को समझाया कि देखो, मैं तुम्हें अच्छा घर बना के दूंगा, बेहतरीन सिविल लाइफ दूंगा, तुम आराम से रहोगे, इसके बदले में तुमसे मैं पैसे नहीं, जमीन ले लूंगा। और धीरे धीरे पूरी जमीन ले ली, और पूरी जमीन वहां के एबोरिजिनल आबादी बाहर हो गई और पूरे ब्रिटिश वाइट्स का कब्जा हो गया। ठीक उसी तरह अरुंधति राय का नाम तुम लोग सुने होंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें मैग्सेसा अवार्ड मिला था, अरुंधति राय। उन्होंने कोटेशन कहा है इसी ट्राइबल लाइफ के लिए कि ब्रिटिश आए बाइबल के साथ, उनके पास बाइबल था, बाइबल क्रिश्चियन की होली बुक है, और हमारे पास जमीन था। जब वो यहाँ रह गए तो उनके पास जमीन चली गई, हमारे पास बाइबल आ गई। मतलब क्या हुआ? उन्होंने धर्म प्रचार किया, और धर्म प्रचार करके उसी बहाने से हमारी जमीन लेते गए और हमको ईसाई बनाते गए और हम पर कब्जा करते गए। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसको जब ब्रिटिश ने हमारी जमीन कब्जा किया, हमको धर्म प्रचार करा दिया, वो उसके पीछे एक पर्पस था। ब्रिटिश 2 कारण से धर्म प्रचार करते थे। एक तो उनका ये था, एक तो बाकी अब तक के रूल में कभी भी कोई इंस्टीट्यूशनली कन्वर्जन का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। मुगल हो या तुर्क हो या उससे पहले जितने भी किंग्स आए एंशियंट पीरियड में, ग्रीक आए, हून आए, यूनान आए, कभी भी कन्वर्जन की कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है इंस्टीट्यूशनली, संस्था बना करके। पहली बार मिशनरी को लाया गया और हर लाइफ के हर सेक्ट में उसको रखा गया ताकि वहाँ के लोगों को कन्विंस करे। मिलिट्री में भी रखा जाता था, संडे को उनको चर्च ले जाया जाता था जबरदस्ती। जो विद्रोह हुआ है बाद में 1857 में, तो उसमें हिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि संडे के चर्च को, संडे के दिन विद्रोह किया, लोग नहीं गए 1857 में। तो हर फील्ड में वो रखते थे कन्वर्जन के लिए। इस कन्वर्जन
का पर्पस था। एक तो उनके पास माइंड में था कि रिलीजियस माइंड में था कि उनको एक ड्यूटी गॉड ने दिया है, व्हाइट मैन बर्डन्स थ्योरी। क्या दिया है? व्हाइट मैन बर्डन्स थ्योरी। व्हाइट मैन के कंधे पे ये बर्डन है, ये जिम्मेदारी दी गई है कि अनसिविलाइज्ड बारबेरिक पीपुल को वो सिविलाइज्ड बनाए। और उनकी नज़र में सबसे ज़्यादा बारबेरिक कौन होगा? ट्राइब्स होगा। हम सब भी थे लेकिन ट्राइब्स थे, तो उनको सिविलाइज्ड बनाना था। दूसरा उनका पर्पस था ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड किस चीज़ से करेंगे? मिनरल से करेंगे। वो जो छोटा नागपुर का एरिया था उसमें मिनरल्स ही था, बाकी खाने के लिए तो वहाँ कुछ था नहीं। तुम लोगों ने देखा होगा पहाड़ पे सीढ़ियों वाली खेती होती है, सीढ़ी की तरह बना के उस पर खेती करते हैं और सिर्फ धान की उपज होती है। तो सिर्फ चावल का खाना वो खाते थे, चावल को उबाल के, चावल की बहुत सारी चीज़ें बना के, चावल का शराब बना करके पीते हैं। और एक बच्ची मर गई थी भूख से, अभी भी वहाँ कुपोषण के, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं बहुत बड़े पैमाने पे आज भी। तो भूख से वो भात भात कहते हुए मर गई थी। उस पर बहुत सारी पोएम लिखी गई है। क्यों भात कहते हैं पके हुए चावल को? वहाँ उसको खाना नहीं मिला और भूख से मर गई। तो आज भी वो हालत है, आज भी उनके कुपोषण के शिकार है। तो उस जमाने में क्या हुआ कि अब उनको ट्रेड एंड कॉमर्स करना था। तो ट्रेड करने के लिए क्या करना है? तो उन्होंने वहाँ एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के अनुसार वहाँ रेवेन्यू सिस्टम लागू किया। सिस्टम लागू करने के लिए उनको हैंड्स चाहिए। हैंड्स कौन होंगे? यहाँ के जमींदार, जो ताकतवर वर्ग है यहाँ का। आम जनता जाएगी लगान लेने तो उसको तो मार के भगा देंगे। तो यहाँ के जमींदारों के साथ नेक्सस बनाया कि देखो ये जमींदारी का एरिया है, ये तुम्हें मैंने जमींदारी में दे दिया है, तुम्हें इतना टैक्स मुझे सालाना दे देना है, तुम्हें एक फिक्स अमाउंट में टैक्स दे देना है, एनुअली फिक्स अमाउंट में टैक्स देना है। अब उसके बाद जब टैक्स लेने जाएंगे तो टैक्स का पैसा नहीं है तो वो सूद पे पैसा लेंगे। तो किससे लेंगे? साहूकार से। तो अब इसमें जो इंडियंस हुए वो दो एक्सप्लॉइटर हो गए, एक जमींदार और एक साहूकार। एक जमींदार और एक साहूकार एक्सप्लॉइटर हो गए। ये दोनों मिलकर एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक्सप्लॉइट कौन करा रहा था? ब्रिटिश। जब वो वसूल करने जाते थे लगान, टैक्स, रेवेन्यू, तो उसके साथ फोर्स जाती थी, पुलिस जाती थी और उसके साथ कुछ ऑफिसर्स जाते थे। तो उसके लिए जब बिरसा मुंडा स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, टोपी टोपी भाई भाई। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, टोपी टोपी भाई भाई। क्यों? टोपी कौन लोग पहनते हैं? आज के इमेजिनेशन में मुसलमान पहनते हैं, है ना? नहीं, टोपी सब लोग पहनते थे। अब पहनने का कल्चर खत्म हो गया। पहले वो टोपी अलग होती थी, उनकी ब्रिटिश की हैट होती थी, हमारे बड़े बड़े किसानों की पगड़ी होती थी, गांधी जी वाली टोपी अलग होती थी। बिना टोपी के कोई नहीं रहते थे। सरदार जी भी पगड़ी पहनते हैं। वहां सिंबल था टोपी टोपी भाई भाई का, मतलब कि ब्रिटिश और इंडियन जमींदार दोनों भाई हैं, क्योंकि दोनों मिलके हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ हमें लड़ना है, इन सब के खिलाफ लड़ना है। अब लड़ने के लिए एक लीडर चाहिए। ये युद्ध पहले से चला आ रहा था, 1785-87 से शुरू हो गया था विद्रोह वहां होना। बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, मैं उसका नाम अभी बताऊंगा, लेकिन नाम से ज्यादा है कॉन्सेप्ट समझना कि बहुत सारे विद्रोह होते रहे। लड़ना किस चीज से था? मेथड क्या था? गुरेला वारफेयर। बिरसा मुंडा ने क्या किया? गुरेला वारफेयर इस्तेमाल किया। किसका है ये फॉर्मूला? शिवाजी का। बिरसा मुंडा की क्वालिटी देखना, उसके अंदर कितनी क्वालिटी थी। 25 साल का बच्चा है। बच्चा इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में लीडर्स थे, उनकी एज देखो और उसकी बच्चे की एज देखो, 25 साल। तो उसके अंदर ये क्वालिटी थी। पहले उसने गुरिल्ला वॉरफेयर इस्तेमाल किया। वेपन्स क्या थे उनके पास? तीर, तीर कमान, भाला, गरासा, जंगली चीजों का रस्सी से बांध के फंसाना। और दूसरी तरफ क्या था? बंदूक। जीतना संभव नहीं था। जीतते तभी जब वो घेर लेते थे, मारते थे। कई थानाओं को घेर करके जला दिया। 400 सिपाही अपने फॉलोअर्स को लेके गए और वहां पर थाने को घेर के जला दिया। कैसे जलाया? जैसे चौरी चौरा में जला दिया था। क्वालिटी देखो, चीजों को समझो कि वो उस समय, जिस समय नेशनल मूवमेंट चल रहा था 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। ऐसे वक्त में ये आंदोलन चल रहा है और यहाँ देखो एक तरफ जंगल में भी आंदोलन चल रहा है, जिसकी हमने हिस्ट्री लिखी नहीं है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री हमें मिलती है लोकगीत से। संथाली लोकगीत, मुंडाई लोकगीत, ये दो लोकगीत से मिलती है, और कुछ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स से। कोई सोर्स ऑफ हिस्ट्री है ही नहीं। तो जब सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं है तो लिखी नहीं गई।
क्योंकि उस पर वर्क ही नहीं हुआ, वो किनारे रखे गए, उनमें जाना आसान नहीं था। ट्राइबल कॉन्फेडरेसी एक होती भी है, उनके पास जाना मुमकिन नहीं होता है, वो अपने अंदर बाहर के कल्चर को घुसने नहीं देते हैं, शिल्ड डेवलप किए रहते हैं अपने ऊपर, खोल लेकर रहता है, उसके अंदर कोई जाके बस ही नहीं सकता है। वो जो बाहर के लोग होते हैं उसको अगर वो रख भी लेते हैं ट्राइब्स को, तो उसको वो किनारे रखते हैं, उससे युद्ध भी करते रहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो सिस्टम अपनाया वो समझो कि नेशनल मूवमेंट का पूरा फॉर्मूला था। जैसे उन्होंने वो जब स्पीच देते थे तो कहते थे कि बिरसा मुंडा जब स्पीच देते थे तो कहते थे कि मेरे साथ आओ, यहाँ बिजली गिरेगी। वर्ड सुनना, मेरे साथ आओ यहाँ बिजली गिरेगी, जो मेरे साथ रहेगा वो बच जाएगा, जो साथ में नहीं रहेगा जल जाएगा। ऐसे चलो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, हम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सेम चीज है कि नहीं, वर्ड्स चेंज करके कि मेरे साथ आओ तुम्हें आजादी मिलेगी, अगर बाहर रहोगे तो जला दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे। ये नारा था उनका। फिर जब उनको 1900 में 17 बल्कि 1899 में जब उनको अरेस्ट किया गया, नहीं सॉरी जनवरी 1900 में जब अरेस्ट किया गया, तो अरेस्ट करने से पहले उनके जितने साथी थे उनको मार दिया गया। तो वो बाकायदा बैठे रहे, भागे नहीं, उन्होंने दोनों हाथ ऐसे बढ़ा दिया, लो कड़ी पहना दो। कैसे? भगत सिंह की तरह से। भगत सिंह ने बम फेंका था तो भागे नहीं, अरेस्ट हो गए, अरेस्ट हो गए। उनको मारा गया कैसे? तो सोचा कि अगर ये जिंदा रहेगा तो ये अधनंगा गांधी बन जाएगा। वो आधे नंगे थे, ऊपर का ड्रेस, उनकी एक ही फोटो बनी थी 1940 में रामगढ़ में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार उनकी एक फोटो बनाई गई थी, हाथ में मशाल, हाथ में मशाल, ऊपर नंगा, 5 फीट 4 इंच का आदमी, लोहे का आदमी जो डरता नहीं था। तो उन्होंने उसको जब अरेस्ट किया गया तो छुपा के ले जाया गया, कहीं विद्रोह ना हो जाए। बाद में फैसला करके उनको जेल में डाल दिया गया और उन्हें जहर देके मार दिया गया। हालांकि ये डाउटफुल है, लोग कहते हैं कि डाउटफुल है, लेकिन उनको मार दिया गया, उनकी आंख खराब हो गई थी, कुछ लोग कहते हैं कॉलरा से मर गए। इस तरह से उनका अंत हो गया। लेकिन उनके अंत ने ब्रिटिश को इतना भयभीत कर दिया कि 1900 के बाद ब्रिटिश ने भी सोचा कि हमें कुछ ना कुछ कानून बनाना पड़ेगा। देखो, जब हम कुछ करते हैं तो हो सकता है उस समय उसका प्रभाव ना दिखे, लेकिन उसका प्रभाव बाद में दिखता है। उन्हीं के इस आंदोलन के वजह से 1902 से लेकर के 1908 तक कई अधिनियम पारित हुए। एक अधिनियम 1908 में जो पारित हुआ वो है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत अब उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। जैसे सुने होंगे 370 आर्टिकल कश्मीर का कि बाहर का आदमी उसमें जमीन नहीं खरीद सकता, 371 नागालैंड का, बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। उसी तरह बंगाल टेनेंसी एक्ट, सॉरी बंगाल कहते हैं, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में के अनुसार अब बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, अगर बिक्री भी होगी तो ट्राइब्स ही खरीदेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट ही खरीदेंगे, दूसरे नहीं। अब ये पूरी लड़ाई, एक तो लड़ाई थी अपने जंगल को बचाने की, दूसरी लड़ाई क्या थी उनकी? दूसरी लड़ाई थी अपने अस्तित्व की, अपनी पहचान की, आइडेंटिटी की। ट्राइब्स की एक पहचान होती है। इसकी पहचान का अगर तुमको एग्जाम्पल देखना हो तो अफगान के जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, हजारा, ताजिक्स, पठान, ये सब ट्राइब्स है वहां, जो आपस में आए तुम सुनते होगे खूब लड़ते हैं। वो एक दूसरे को, जैसे पठान है, दूसरे ट्राइब्स वाले को हमसाया कहते हैं। हमसाया मीन्स पड़ोसी, अपने अंदर का नहीं है। यानी ट्राइबल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए, वो उसको कभी भी मरने नहीं देना चाहते, उसके अस्तित्व के लिए जान दे देते हैं। उनका पैट्रियोटिज्म इसी के लिए होता है कि हमारी ट्राइबल आइडेंटिटी में कोई नागरिक, सिविल लाइफ का आदमी घुस ना जाए। हमारी जमीन खरीदेगा तो हमारे बीच रहेगा, यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा, यहाँ घर बनाएगा, यहाँ जो भी करेगा हमारे बीच रहेगा, हमारी ट्राइबल आइडेंटिटी डिफंक्ट हो जाएगी। उसकी लड़ाई थी। उनका एक कल्चर होता है, कल्चर में वो, जैसे उनके यहाँ जो धर्म है, रिलीजन है, वो रिलीजन सनातन रिलीजन से बिल्कुल डिफरेंट है।
उसके जो भगवान होते हैं उसका नाम है सुंगा बुंगा। ईश्वर को वो सुंगा बुंगा कहते हैं। जैसे निराकार ईश्वर होता है वैसे सुंगा बुंगा उनका ईश्वर है। और कुल देवता होते हैं, चांद बुंगा, बलका बुंगा, ऐसे ही करके उनका नाम होता है कुल देवता। ये जो बाकी देवता हैं, त्रिदेव है, राम है, कृष्ण है, वो चर्चा वहां नहीं है बिल्कुल। इसीलिए शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन जो आजकल मुख्यमंत्री है, उसने बाकायदा जगह जगह बैनर लगवाया है कि वी आर नॉट हिंदू, वी आर आदिवासी। हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं, मेरा अलग धर्म है। मतलब उसको बचाने की कोशिश देखो, अभी एक सीएम कर रहा है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसको उस पहचान को बचाना उसका अस्तित्व का प्रश्न होता है। तो वहां जब वो जाएंगे मिशनरी के लोग, तो उसका रिलीजन चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और उनके अंदर क्रिश्चियन ट्रेडिशन डालेंगे। ठीक वैसे ही वहां संघ ने भी अपना पैर जमाया और वो भी इस बाहर के रिलीजन को, उनके हिसाब से बाहर का रिलीजन हुआ, वो भी कन्वर्ट करेंगे, त्रिदेव को मनवाएंगे। तो दोनों से उनकी लड़ाई है, वो दोनों को एक्सेप्ट नहीं करते, दोनों से लड़ते रहते हैं। इसलिए हमेशा झारखंड में गैर भाजपा सरकार होती है, लड़ाई होती रहती है। जो सिविल लाइफ में है, जो बड़े बड़े शहरों में है, छोटा नागपुर है, चाईबासा है, ये सब जो एरिया है जहाँ बड़े बड़े शहर बन गए हैं, अब जब टाटा नगर जमशेदपुर का नाम सुना होगा, ये वही एरिया है छोटा नागपुर का। तो उनको वो अलग रखते हैं, वहां बीजेपी सरकार बनेगी, अंदर नहीं बनेगी, ये लड़ाई रहती है हमेशा। तो उनको ट्राइबल आइडेंटिटी भी बचाना है, और ये तभी बचेगा जब बाहरी इंटरफ्रेंस ना हो। तो उनको क्या बचाना है? अपने उस क्षेत्र को बचाना है जो मातृभूमि है, उस जंगल को बचाना है, जल को बचाना है जिससे खेती बाड़ी होनी है, उसकी जमीन को बचाना है, टैक्स जो उन पर लादा गया था उस जमाने में ब्रिटिश के, उसके खिलाफ लड़ना है, और अपना अस्तित्व बचाना है, ट्राइबल आइडेंटिटी को। इसके लिए वो लगातार युद्ध करते रहे। उसमें एक व्यक्ति जो एक टाइम में डॉक्टर बना, फिर आभा भूमि बना, यानी भूमि का अर्थ का पिता बना, फिर वीर बना, और फिर भगवान बना। और ये भगवान को आज फिर से याद किया जा रहा है। क्यों याद किया जा रहा है? हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? अमृत महोत्सव। इस अमृत महोत्सव में भूले बिसरे लोगों को याद करना है। वो छोटी छोटी घटनाएं, चौरी चौरा की, या बिरसा मुंडा की, या सल्तान परगना के और भी क्रांतिकारी आंदोलन को हमको याद करना है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में जो म्यूजियम है, राष्ट्रपति भवन म्यूजियम, उसमें ढेर सारी प्रदर्शनी लगाई गई है, ट्राइबल चीजों की प्रदर्शनी लगी है। और उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 ट्राइबल लीडर्स को अपने लोगों के साथ बुलाया है उस प्रदर्शनी में 15 नवंबर को, कि वहां आकर के आप इस प्रदर्शनी में सम्मिलित होइए, इसको दोबारा जिंदा किया जाए, इसको आंदोलन का रूप दिया जाए। हालांकि उनका सपना साकार तब हो गया था जब झारखंड बन गया, मगर फिर एक घटना उनके साथ घटी है, जो घटना है एनआरसी का, CAA, एनआरसी। लोग आमतौर पर समझते हैं कि एनआरसी नागरिकता प्रमाण पत्र जमा करना है। ये मेनली मैं एक बात खोल के बताऊं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। नो, इस गलतफहमी में मत रहना। ये सारे नागरिकों को अपना प्रमाण पत्र देना है, सारे को। अब चाहे मुसलमान के पास प्रमाण पत्र हो तो वो भी नागरिक है, नहीं तो नहीं है नागरिक। हिंदू के पास प्रमाण पत्र हो तो नागरिक है, नहीं तो नहीं है नागरिक। आदिवासी के पास प्रमाण पत्र हो तो होगा, नहीं तो नागरिक नहीं होगा। तुम सब जानते हो बच्चों कि आदिवासी स्कूल में नहीं पढ़ते, उनका कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। अर्थात एनआरसी के सबसे बड़े विक्टिम कौन होंगे? ये 23% आदिवासी। यही कारण है कि जनगणना रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी, करोड़ों लोग बाहर होंगे, क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर है। ये मत गलतफहमी में समझना कि कानून के पास जब हम जाते हैं कोई प्रमाण पत्र लेने, जब भी कोई सरकारी योजना आती है तो क्या होता है, बराबर मिलता है सबको। हमारे कॉलेज में मोबाइल बटे हजारों में, मोबाइल और टैबलेट, सब हिंदू मुस्लिम कोई किसी जात का बराबर से मिला। 5 किलो अनाज मिलता है, बराबर से मिलता है। घर मिलता है, बराबर से मिलता है। सरकारी जो भी योजना है बराबर से मिलती है। तो कागज भी बराबर से दिखाना है। बिहार में एनआरसी हुआ, 65 लाख लोग बाहर हुए, जिनके पास प्रमाण पत्र रहता सब बाहर, बराबर से। ये एक प्रॉब्लम आएगी। मोदी जी ने जो कुछ नया आंदोलन उनके लिए, उनके विकास के लिए काम किया है, मैं 2-4 नाम उसमें जोड़ दूं। जैसे लंबा लंबा नाम है इसलिए मुझे याद नहीं है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा
जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, यानी ग्राम को उत्कर्ष कराने का अभियान चलाना। इसमें 63,000 गाँव को लिया गया है कि वहाँ हम उसके उत्कर्ष के लिए काम करेंगे। अमृत महोत्सव का ये सब काम है, ये सब स्टेप है। उसके बाद है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसको शॉर्ट में पीएम जनमान कहा गया है, पीएम जनमान। तो दूसरी योजना पीएम जनमान की है। तीसरी जनजाति दर्पण है, जो अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति भवन में उनका प्रदर्शनी उनकी लगेगी, उसमें जाएंगे। इस तरह से अगर हम ये देखें तो जनजाति आंदोलन हमारे लिए एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस पर सही में हिस्ट्री नहीं लिखी गई है, क्योंकि हमारे पास स्रोत की कमी है। और हिस्ट्री बिना स्रोत के नहीं होती। स्रोत हमें खोजना पड़ेगा, वहाँ जाकर के देखना पड़ेगा कि हमारे पास स्रोत के और क्या क्या साधन है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है। बिना सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के ये कहानी रह जाएगी और हम उस कहानी के शिकार हो जाएंगे